किटी पार्टी वाली सास बहू। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ ऋतिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम दोनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, हम दोनों से जो भी हुआ उसे हमारी एक भूल समझकर हमें माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। काश मैं तुम्हें माफ कर पाता, लेकिन तुम दोनों ने तो हमारा इतना दिल दुखाया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक बार तो हमारे बारे में सोचती। बेटा ऐसे मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। ससुर जी, हम जानते हैं कि हम दोनों सास बहुओं ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हमें एक मौका तो मिलना चाहिए। अरुण और ऋतिक दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं। आखिर दोनों सास बहू इस तरह क्यों रो रही होती हैं? आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या किया होता है जिसकी वजह से उनके पति उन्हें माफ करने के लिए इतना सोच रहे होते हैं? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरुण अपने बेटे ऋतिक के साथ ड्यूटी से आकर अपनी पत्नी रीना को आवाज लगाता है। अरे रीना, कहाँ हो तुम? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। पिताजी, माँ का मेरे पास फोन आया था। वो दिशा को लेकर अपनी सहेलियों के साथ फिर किटी पार्टी करने गई हैं। अरे मैंने कहा था कि थोड़ा बाहर जाओ, किटी पार्टी करो, लोगों से मिलना जुलना करो, लेकिन इन्होंने तो अब हद ही कर दी। पिताजी, हम पूरे दिन कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन दिशा और माँ को पैसे खर्च करने में जरा भी अफसोस नहीं होता। ये औरतें होते ही ऐसी हैं। मर्द अगर ध्यान न दे तो इन्हें दिक्कत, अगर ध्यान दे तो दिक्कत, अगर थोड़ी सी ढील छोड़ दे तो फिर समझो पतंग कट गई। अरे पिताजी, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी रोज किटी पार्टी में जाती है। अरे हम दोनों यहाँ भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, क्या इन्हें हमारी थोड़ी भी फिक्र नहीं? एक काम करो, अपनी माँ को फोन मिलाओ। ऋतिक अपने पिता के कहने पर अपनी माँ को फोन मिलाता है और अपने पिता को पकड़ा देता है। जैसे ही रीना फोन उठाती है, फोन के बैकग्राउंड से गानों की बहुत तेज आवाज आने लगती है। अजी आप क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा चिल्ला कर बोलो। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम दोनों? हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, जरा तेज बोलो। मैंने कहा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तक घर लौटोगी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हेलो। ऐसा कहते कहते रीना फोन काट देती है, जिसके बाद वह अपनी बहू दिशा से कहती है, अरे दिशा बहू देख ले, मेरे मजनू का फोन तो आ गया, अब तेरा मजनू तुझे फोन करेगा। आता ही होगा, आता ही होगा, अभी आप केवल 2 मिनट रुकिए। दिशा इतना कहती ही है कि तभी उसके पास ऋतिक का फोन आ जाता है। अरे दिशा, तुम दोनों कहाँ पर हो? माँ को हमारी आवाज नहीं आ रही थी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो हेलो, अजी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। दिशा की ये बात सुनकर गुस्से से ऋतिक फोन काट देता है। अरे वो दोनों क्लब में हैं, किटी पार्टी करने के बहाने ये दोनों क्लब जाती हैं। तभी ऋतिक के पास एक ईमेल आती है, जिसे पढ़ते हुए ऋतिक शौक के साथ कहता है, क्या क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? 1 महीने में 3 लाख रुपए की शॉपिंग। ओहो, देखो तो सही, इन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी। अब पानी मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। आखिर माँ ने इतना पैसा उड़ाया कहाँ? अरे सिर्फ तेरी माँ ने नहीं, तेरी बीवी ने भी उड़ाया है। मैं तो उन दोनों की इन सब करनी से बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सब क्या है पिताजी? क्या आपने अमेज़न और फ्लिपकार्ट और नायका का काम घर में ही खोला है? अरे पागल हो क्या, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे ये सब तो तुम्हारी माँ की ऑनलाइन शॉपिंग है, और इससे कहीं ज्यादा तुम्हारी कमरे में है। अरुण ऋतिक को उसके कमरे में ले जाता है और दिशा की अलमारी में इतने सारे बिना खुले ऑनलाइन शॉपिंग के डिब्बे दिखाता है। ये सब देखकर ऋतिक अपने सर पर हाथ रख लेता है और अपने पिता से कहता है, इसलिए हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा इन सब चीजों में बर्बाद हो रहा है। हमें ये सब रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक प्लान है, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या कर। एक तरफ अरुण अपने बेटे ऋतिक को अपनी पत्नी और अपनी बहू को सबक सिखाने का प्लान समझा रहा होता है, तो दूसरी तरफ दिशा और रीना दोनों शराब के नशे में घर की तरफ लौट रही होती हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अरे माँ जी, घर आ गया। बंगले के नीचे है ताला, घुसू कहाँ से मसाला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पर कोई खड़ा है, लैला कट्टा का भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की मूंछ मार के। ओ मेरी जा, ओ मेरी जा, मेरे को वजन बना कर कहा चल दी प्यार की पुंगी बजाकर। दिशा अपनी सास रीना को संभालने की कोशिश करती है और उनसे कहती है,
अरे आज तो पुंगी हम दोनों की बचने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही दिशा और रीना घर के अंदर जाते हैं, उन्हें अरुण और ऋतिक हाथ में बैग लिए खड़े हुए नजर आते हैं। ओहो पति देव, कहाँ से आ रहे हो? आ नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ इस घर को और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। दिशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी ऋतिक दिशा से कहता है, मैंने और पिताजी ने ये फैसला लिया है कि आज के बाद हम दोनों तुम दोनों के साथ नहीं रहेंगे। हम तुम दोनों को डिवोर्स के लिए पेपर भिजवा देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर दिशा और रीना उन दोनों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनकी बगैर सुने ही घर से निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिशा और रीना को अरुण और ऋतिक के बिना कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, अब क्या करें, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे अब क्या बताऊं, उन दोनों ने हमारे अकाउंट सील करवा दिए, हम एक भी पैसा नहीं निकाल सकते उनके बिना। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दिशा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर एक कुरियर वाला होता है। एक कुरियर रीना के लिए है और एक दिशा के लिए। माँ जी के लिए और मेरे लिए कुरियर? लेकिन ये किसने भेजा? दिशा कुरियर लेकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद वह दोनों अपने अपने कुरियर खोलते हैं। उसके अंदर डिवोर्स के पेपर होते हैं, जिन्हें देखते ही वह दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। अरे माँ जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने ही मुझे अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बुलाया था। अब तो तू सब मेरे ऊपर डाल देगी। अरे भूल गई, तूने और मैंने पूरे 3 लाख रुपए की शॉपिंग की थी। ऋतिक जी मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए माँ जी, हम उनके पैरों में गिर जाते हैं। अरे इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, चल जल्दी चल। दिशा और रीना दोनों किसी तरह ऋतिक और अरुण के घर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। तभी अरुण कहता है, फ्लैशबैक से बाहर, तुम दोनों ने जो किया है वो सब माफी देने लायक तो नहीं था, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और दिशा मेरे बेटे की बहू है। इस नाते मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। माफी के साथ साथ अब तुम दोनों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें कुछ रूल्स लिखे हैं। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस हमें आखिरी मौका दे दो। हाँ बेटा, हमें माफ कर दे, आज के बाद हम कोई भी किटी पार्टी नहीं करेंगे। उन दोनों का ये बर्ताव देखकर अरुण और ऋतिक उनसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते, जिसके बाद रीना और दिशा को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और वह दोनों अपने पतियों का ख्याल रखना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर अरुण और ऋतिक दोनों उन्हें उनकी जरूरत की चीजें उनके कहने से पहले ही लाकर दे देते हैं और अब सभी मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। सहारनपुर के छोटे से गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रवि अपनी पत्नी कोयल और अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। उसके माता पिता भी उसी के साथ रहते थे। कोयल अभी प्रेग्नेंट थी और उसको कुछ ही दिनों में बच्चा होने वाला था। एक दिन रवि अपनी पत्नी कोयल को मंदिर ले जा रहा था। मंदिर जाकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बार मुझे एक बेटी देना। बेटा तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं एक प्यारी सी बेटी चाहता हूँ। तभी अचानक से कोयल के पेट में दर्द होने लगता है और वह दर्द के मारे चिल्लाते हुए रवि से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोयल की ये हालत देखकर रवि तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है, जिसके बाद तुरंत वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाती है और रवि अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही कोयल और रवि हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, डॉक्टर कोयल की हालत देखकर उसे तुरंत ओपीडी में ले जाती है, जिसके बाद कोयल की डिलीवरी शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद ओपीडी से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी एक डॉक्टर कोयल के बच्चे को बाहर लेकर आती हैं और रवि के पास आकर कहती हैं, मुबारक हो, आप बाप बन गए हो, आपको एक बहुत ही प्यारी सी लड़की हुई है। जैसे ही रवि अपनी बेटी को देखता है, खुशी के मारे पागल हो जाता है, जिसके बाद वह पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाता है। 1-2 दिन बाद हॉस्पिटल से कोयल डिस्चार्ज हो जाती है और रवि उसे वापस घर ले आता है। रवि की बेटी को देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। रवि अपनी बेटी का नाम भूमि रखता है। धीरे धीरे भूमि बड़ी होने लगती है, लेकिन जैसे जैसे भूमि बड़ी होती है, भूमि को नींद में चलने की आदत होने लगती है। इसी वजह से रात के समय कोयल और रवि घर के सभी खिड़की दरवाजों पर ताला लगाकर रखते हैं, ताकि भूमि नींद में घर से बाहर ना जा सके। एक दिन सुबह, हमें अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहिए, वरना जब ये बड़ी होगी तो इसे दिक्कत हो सकती है। अजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें भूमि का इलाज करवाना होगा। ये सोचकर वह दोनों भूमि को एक अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं। कई दिनों तक भूमि की दवाई चलती है, लेकिन उसको कोई आराम नहीं पड़ता। कोयल और रवि इस आस में भूमि को दवाई खिलाते रहते हैं कि एक दिन उसकी नींद में चलने की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन दवाई खाते खाते भूमि अब शादी के लायक हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी नींद में चलने की आदत जाती ही नहीं है।
एक दिन रवि कोयल से कहता है, कोयल, मैं सोच रहा था कि भूमि की शादी करवा दूं। लेकिन शादी के बाद भी वो ऐसे ही नींद में चलती रहेगी तो कैसे चलेगा? क्या पता शादी के बाद उसकी बीमारी ठीक हो जाए, पर शादी तो उसकी करवानी होगी ना, अब उसकी उम्र हो गई है। रवि की बात सुनकर कोयल उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद रवि एक अच्छा सा लड़का देखकर भूमि की शादी उससे करवा देता है। शादी के बाद भूमि अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को उठा लेती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह रात को नींद में चलती हुई कभी रसोई में सो जाती है तो कभी आंगन में। ये सब देखकर भूमि की सास कामिनी को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए एक दिन रात के समय वह चौकन्ना होकर सोती है। आज की रात मैं भी देखती हूँ कि भूमि कभी रसोई में तो कभी आंगन में क्यों सो जाती है। जैसे ही रात को सभी लोग सो जाते हैं, आधी रात के समय भूमि अपने कमरे से नींद में चलते हुए घर का दरवाजा खोलती है और बाहर चलने लगती है। ये सब कामिनी देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। हे भगवान, ये तो घर से बाहर जा रही है, लगता है अपने किसी आशिक से मिलने जा रही होगी। मुझे तो पहले से ही शक था कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। ये बात मुझे घर के सभी सदस्यों को बतानी होगी। अगले दिन सुबह कामिनी घर के सभी सदस्यों को रात के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर अर्णव कहता है, अरे माँ, आप बेकार में ही बेचारी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। जब वो तुझे धोखा देकर चली जाएगी तब तुझे समझ आएगा कि तेरी माँ तुझे क्या कह रही थी। अर्णव उसकी बात का विश्वास नहीं करता, इसलिए वह सबसे कहती है, तुम लोगों को मेरी बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज की रात मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी कि ये लड़की किसी के पास जाती है, वो भी किसी को बिना बताए। कामिनी की बात सुनकर घर के सभी लोग मान जाते हैं, जिसके बाद रात के समय कामिनी भूमि के ऊपर नजर रखती है। रात होते ही भूमि नींद में चलने लगती है और चलते चलते दरवाजे से बाहर निकल आती है, जिसके बाद कामिनी सबको बुलाकर दिखाने लगती है। देखा तुम लोगों ने, मैं तो कह रही थी कि हमारे बेटे अर्णव की बहू अपने आशिक से मिलने देर रात बाहर जाती है। अब तो हो गया ना मेरी बात पर विश्वास। जब अर्णव भूमि को ऐसे बाहर जाते हुए देखता है तो वो बाहर जाते जाते उसका पीछा करने लगता है। आखिर मैं देखूं तो सही कि कौन है वो जिससे मेरी पत्नी इतनी रात बाहर मिलने जाती है। भूमि नींद में चल रही होती है, वहीं अर्णव उसका पीछा कर रहा होता है। भूमि चलते चलते एक सड़क पर पहुंच जाती है। तभी सामने से एक बहुत ही तेजी से ट्रक आ रहा होता है। हे भगवान, भूमि सड़क पर इतने आराम से कैसे चल सकती है? तभी अर्णव की नजर सामने आ रहे बहुत ही तेजी से ट्रक के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद अर्णव भागते हुए भूमि का हाथ खींच लेता है और उसे एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। उसी समय भूमि की नींद खुल जाती है। तभी अर्णव गुस्से से कहता है, अरे तुम क्या चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तो अपनी जान की भी परवाह नहीं है। अरे आखिर है कौन वो जिससे मिलने तुम इतनी देर रात को जा रही थी? अर्णव के चिल्लाने पर भूमि अर्णव को एक पार्क में लेकर जाती है और वहाँ उसे बिठाकर अपने बारे में सब कुछ बताती है। जब मैं 5 साल की हुई थी तब से ही मुझे नींद में चलने की बीमारी है। मैं किसी से भी मिलने नहीं जा रही थी। दरअसल मैं नींद में चल रही थी और चलते चलते यहाँ पहुँच गई। मेरे माता पिता ने मुझे ये बात तुम्हें बताने के लिए मना किया था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये सब बताती तो शायद तुम मुझसे शादी नहीं करते। क्योंकि जब भी मेरे माता पिता ने रिश्ता करने से पहले मेरा सच लोगों को बताया था तो किसी ने भी मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ा था, और इसी डर से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बताया। भूमि की ये बात सुनकर अर्णव भूमि को गले से लगा लेता है और उसे कहता है, अरे मेरी जान, तुम्हारी इस बीमारी ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कुछ ही देर पहले मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम मुझे धोखा दे रही हो और मेरे घर वाले भी तुम्हें गलत समझ रहे थे, लेकिन अब जाकर मुझे थोड़ी सी शांति मिली है। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बीमारी का कोई ना कोई हल तो ढूंढेंगे ही। अर्णव भूमि को अपने साथ लेकर घर जाता है, जिसके बाद वह भूमि के बारे में अपने घर के सभी सदस्यों को बताता है। ये सब सुनकर कामिनी को अपनी सोच पर पछतावा होता है और वह भूमि से माफी मांगती है, जिसके बाद कामिनी और अर्णव मिलकर अमेरिका के जाने माने डॉक्टर से भूमि की नींद में चलने की बीमारी के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद से अमेरिकन डॉक्टर भूमि का इलाज शुरू कर देता है और ऐसे ही धीरे धीरे भूमि की नींद में चलने की बीमारी ठीक होने लगती है और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अत्याचारी ननद और प्रेग्नेंट भाभी। पूरा घर शादी के रंग में रंगा हुआ था।
कि तभी फूलों से लदी गाड़ी चौखट पर आ रुकती है। लाल सुर्ख दुल्हन के जोड़े में सजी आंचल दहलीज पर आ खड़ी होती है। बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर गिराकर गृह प्रवेश कर। अरे जया, जल्दी से हम सबन के बहुरिया के रूप के दर्शन तो कराई दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है कि मोहल्ले की पड़ोस ने आंचल के रूप की सराहना करते हुए बोलती हैं। जया, तेरे तो भाग्य खुल गए जो तुझे चांद सी सुंदर बहू मिली है। खड़ी बात बोली जानकी जिज्जी, कहा लल्ला की सावली सुरतिया और कहा ई बहुरिया का चमकता दमकता दूधिया रंग। अपनी भाभी की तारीफ सुनकर उसकी खड़ूस ननद वेनिला जल भुनकर राख हो जाती है। अरे आप लोग तो ऐसे बखान कर रही हैं जैसे मानो आसमान से हूर की परी उतर आई हो। वेनिला का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर झुमरी बीच में कूदते हुए कहती है, ई लो भैया, अब वही तो बहुरिया को आए दुई घड़ी भी नहीं हुई और ई वनीला पानी ला जल कोकड़ी ननद के जैसन कड़वे बोल बच्चन शुरू कर दी। ये सुन वेनिला पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जया बात संभालते हुए कहती है, बहू, तेरी ननद की नादानियों के लिए उसे माफ कर देना। जुबान की जरा सी कड़वी है। माँ जी, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। ननद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती ही रहती है। वक्त तेजी से बढ़ता चला जाता है, लेकिन घमंडी वेनिला अपनी भाभी को खुद से कभी नहीं लगाती थी। वो कोई न कोई नुक्स निकाल कर उसे 4 बातें सुनाया करती थी। रसोई घर से निकल रही आंचल को टोकते हुए जया कहती है, बहू, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बड़ी ढीली नजर आ रही हो। पता नहीं माँ जी, 2-4 दिनों से जी कच्चा सा हो रहा है, सर भी चकरा रहा है। ये सुनकर जया फूले नहीं समाती और कहती है, बधाई हो बहू, घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में आंचल को खूब उल्टियां शुरू हो जाती हैं, जिस कारण आज उसे खाना बनाने में देरी हो जाती है, जिसे देख घमंडी वेनिला ड्रामा मचाते हुए बोलती है, माँ, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। अरे क्यों कोहराम मचा रही है? पिछले आधे घंटे से मैं चाय की राह देख रही हूँ, पर यहाँ आकर देखा तो रसोई घर एकदम उदास पड़ा है। ये महारानी अभी पधार रही है। अरे आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आज के लिए तुम खाना बना दोगी तो क्या हो जाएगा? देख लो माँ, आज तुम्हारे रहते ये भिकमंगों के घर से आई मेरी सो कॉल्ड भाभी मुझ पर दामन चलाने की कोशिश कर रही है। कल को अगर तुम ना रही तो ये मेरे संग नौकरानियों से बदतर बदसलूकी करेगी। वेनिला चालाक लोमड़ी की तरह नाटक करते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाती है। फिर जया आकर बोल पड़ती है, क्यों बहू, तेरे होते हुए मेरी बेटी क्यों काम करेगी? तुझे क्या मैं यहाँ आरती उतारने को लाई हूँ? अपनी नाटक की मंडली बंद कर और चुपचाप से रसोई तैयार कर। एक औरत होकर भी जया को अपनी बहू आंचल की तकलीफ नजर नहीं आती। ऐसे में आंचल के पास अपनी सास का दिया ऑर्डर पूरा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सही कहती थी माँ, ससुराल सचमुच शासन का दूसरा नाम है। वो देर रात कामकाज निपटाकर थकी मंदी सोती है और फिर सास और ननद के खौफ के चलते पहली किरण के साथ उठ जाया करती थी। वक्त के साथ आंचल के गर्भावस्था के 5 महीने का चक्र पूरा होने के साथ उसका पेट उभरना शुरू हो जाता है। एक रोज आंचल कमरे में बैठी होती है तो उसकी अत्याचारी ननद उसे खिड़की से देखते हुए कहती है, अरे क्या बात है, आज इस भिखारन भाभी का सारा काम बड़े सवेरे निपट गया, तभी आराम फरमा रही है। अभी मजा चखाती हूँ। दिमाग में खुराफाती सोच लिए वो अपने कबर्ड से ढेर सारे कपड़ों की ढेरी उसके आगे पटकते हुए कहती है, चलो उठो महारानी, बहुत पलंग तोड़ लिया। ये मेरे सारे मैले कपड़े हैं, जल्दी से इन्हें धो। पर वेनिला, कल ही मैंने टब भरकर कपड़े धोए हैं, सारे तुम्हारे ही थे। तुमने आलस में डूबकर मेरे कपड़े धोए थे, तभी ये साफ नहीं। मुझे चमचमाते कपड़े पहनने की आदत है। इतना तो अब मैं भी समझ रही हूँ कि तुम जानबूझकर मेरा काम बढ़ा रही हो। इस हालत में मुझ पर इतना अत्याचार क्यों? ये सुन वेनिला घमंड से भौएं ऊंची करते हुए नाक सिकोड़ कर जोर शोर से चिल्लाकर कहती है, माँ जल्दी आओ, गजब हो गया। क्या हुआ, इतना शोर कैसा हो रहा है? मैंने सिर्फ भाभी से एक आध कपड़े धोने के लिए क्या कह दिया? ये मुझ पर लांछन लगा रही है कि मैंने इनके प्रेगनेंसी में जानबूझकर इन पर अत्याचार कर रही हूँ। अरे ननद जी, झूठ क्यों बोल रही हो? अच्छा, तो अब मेरी बेटी झूठी हो गई? सत्यवादी की औलाद तो तू ही है। एक बार फिर जया बहू बेटी में भेदभाव करके अपनी गर्भवती बहू को कड़वी बातें सुनाकर चल देती है। देखा, मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ा। एक बात याद रखना, ससुराल में सिर्फ बहू पर दामन चलाना शोभा देता है। दोबारा मुझे जवाब देने की सोची भी तो माँ से कहकर तुम्हारा जुलूस निकलवा दूंगी। देहातन कहीं की। लगातार ननद के अत्याचार सहते हुए आंचल के सब्र का बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, गलती ना होते हुए भी क्यों हमेशा बहू पर दोष लगाया जाता है?
जब मेरी ननद मुझ पर अत्याचार करती है तो ननद की नादानियाँ कहकर उसकी भारी गलतियों को कितनी आसानी से टाल दिया जाता है। वक्त बीतने के साथ आंचल गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती है। तभी बरसात की फुहार पड़ती है। माँ देखो ना, मौसम कितना सुहाना हो रहा है। ऐसे में पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरी बेटी को कुछ खाने का मन करे, वो बने नहीं। अरे आंचल बहू, ओ आंचल बहू। आवाज सुनकर आंचल अपने कमर पर हाथ रखकर आहिस्ता कदम बढ़ाते हॉल में आती है। माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, मेरी लाडो को पकोड़े खाने का मन है, फटाफट से बना ला। आंचल रसोई घर में जाकर पकौड़े तलती है कि उसे हल्का दर्द शुरू हो जाता है। दर्द के मारे कमर फटी जा रही है। फिर वो पकौड़े से भरी प्लेट लेकर बाहर आती है कि अचानक उसकी निगाह हॉल में टंगे पंखे पर पड़ती है। ये पंखा तो वेनिला पर गिरने वाला है, क्या करूं? आंचल दौड़कर अपनी ननद को दूर धकेल देती है। तभी उसका पांव तेजी से जमीन पर फिसल जाता है और वो दर्द से कराहते हुए कहती है, माँ, मेरा बच्चा! ईश्वर, ये क्या हो गया? दोनों उसे अस्पताल ले आती हैं, जहां डॉक्टर आंचल का चेकअप करके कहता है, देखिए, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बच्चे की नब्ज नहीं चल रही। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, प्लीज मेरी भाभी को बचा लीजिए, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भगवान के हाथ में है। वेनिला बीती बातों को याद करते हुए पछतावा जाहिर करके कहती है, भगवान, आज पहली बार मैं तेरे आगे हाथ फैलाकर अपनी भाभी की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ, उन्हें बचा ले। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आते ही डॉक्टर बाहर आकर कहता है, अरे बधाई हो, जच्चा और बच्चा दोनों एकदम ठीक हैं। वेनिला दौड़ती हुई अंदर आती है। भाभी, मैं बहुत बुरी हूँ। पहले दिन से ही मैंने आप पर कितने अत्याचार किए, फिर भी आपने मुन्ने और अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। भले मैं एक अच्छी ननद ना बन सकी, लेकिन एक अच्छी बुआ बनकर रहूंगी। मेरी प्यारी ननद, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए यही काफी है। बीती बातों पर मिट्टी डालकर एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह कल तक की घमंडी ननद को उसकी भाभी का प्यार भरा स्वभाव उसे बदल कर रख देता है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। सास की 3 आंख वाली गाय। चांद गांव में रहने वाली रमैया फुर्तीली और मेहनती औरत थी। उसके परिवार में कुल 3 जने थे, रमैया, हरिपाल और केशव। घर बार की जिम्मेदारी पूरी तरह से रमैया के ही कंधों पर थी। उसके पास 3 आंख वाली गाय थी, जो रमैया को अन्य गाय की तुलना में काफी सारा दूध दिया करती थी। रमैया को अपनी 3 आंख वाली गाय से काफी लगाव था। हाँ, मेरी राम दुलारी, समझ रही हूँ, तेरी भूख के खातिर ही चारा तैयार कर रही हूँ, सब्र रख। रमैया चारा बनाकर अपनी भूखी गाय के आगे परोस देती है। उसकी गाय चारा सारा सफा चट कर जाती है और उसको चाट कर अपना प्यार जाहिर करती है। राम दुलारी, आज ना उपले खत्म होने वाले हैं, इसलिए आज तो मुझे ढेर सारा गोबर दियो। उसकी गाय जोर शोर से सींग हिलाते हुए खूब सारा गोबर करती है। रमैया सारा गोबर टोकरी में उठाकर कहती है, धूप तो बड़ी अच्छी हो रही है, क्यों ना मैं अभी ही उपले बनाने का काम निपटा लूं। रमैया कड़ी धूप में पसीने बहाकर गोबर के उपले बनाकर उसे सूखने को रख देती है। तभी सांझ होने को आती है। गांव के लोग दूध के बर्तन लेकर उसके घर आ धमकते हैं। अरे रमैया भौजाई, आज दूध मिली कि नहीं? घर जाकर खाना भी बनाना है। थकी हारी रमैया गौशाला में आकर दूध निकालती है। अरे रमैया बहन, क्या बात है, आज तुम बड़ी थकी थकी सी दिखाई पड़ रही हो। अरे बस पूछो मत, न पति का सुख है न बेटे का। मेरे खातिर तो अपना हाथ जगन्नाथ है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? हरिपाल भाई साहब और केशव कुछ करते धरते नहीं है क्या? अरे वो दोनों तो आलस की जीती जागती मूरत है, एक तिनका भी नहीं हिलाते। अरे भौजाई जी, जब काम काज के लेके इतना किलत मचल है तो घर माँ बहुरिया काहे नहीं ले आवत हो? बात तो तूने एकदम भली की। घर के कामकाज में इस कदर उलझ गई थी कि बेटे के ब्याह की सोच ही मन से ओझल हो गई थी। रमैया अपने बेटे केशव के लिए रिश्ते तलाशने लगती है, जो तलाश रीपना नाम की लड़की पर खत्म होती है, जो देखने में काफी सुंदर और पढ़ी लिखी होती है। केशव, मुझे तो रिपना बहुत पसंद है, तू अपनी राय बता दे। माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है। रमैया हंसी खुशी अपने बेटे केशव की चट मंगनी पट ब्याह रचाकर रिपना को बहू बनाकर घर लाती है। बहू, मेरे इस छोटे से परिवार में तेरा स्वागत है। शुरुआती दिनों में रिपना का अपनी सास के प्रति काफी मधुर व्यवहार था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट छाने लगी थी।
एक बार की बात है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे ये गुणी और संस्कारी बहू का ढोंग और नहीं हो सकता। अरे जिसका खुद का पति और बेटा उसकी कदर नहीं जानते, मुझे इससे क्यों डरना। एक सवेरे जानबूझकर रिपना देरी से सोकर उठती है। अरे बहू, क्या बात है, तेरी तबीयत ढीली है क्या, जो आज इतनी देर से बिछोने से उठी? अब मैं हर दिन इसी वक्त उठूंगी, इसलिए तुम इसकी आदत डालो सासू माँ। अरे बहू, ये तू अपनी सास से किस ढीठ पने में बात कर रही है? बहू का देर से उठना घर से लक्ष्मी के वास का नाश करना है। ए बुढ़िया, बंद कर अपना ये प्रवचन, समझी ना? और कान खोल कर सुन, आज से मुझे इस दूध के आधे पैसे चाहिए, और अगर तूने किसी भी तरह की आनाकानी करने की सोची तो मैं तुम सबकी इज्जत उछालकर अपने मायके लौट जाऊंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा गजब न करना, वरना गांव समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी और मेरे सर पे ये कलंक लग जाएगा कि मैं बहू नहीं बसा सकी। मैं तुझे हर दिन दूध की बिक्री का आधा पैसा दे दिया करूंगी, वादा। रमैया को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि काश ब्याह से पहले ही रिपना के अकड़ू और लोभ भरे मंसूबों को भांप पाती, तो आज ऐसा दिन न देखना पड़ता। वो हिम्मत हार कर गौशाला में बंधी अपनी 3 आंख वाली गाय से लिपटकर आंसू बहाने लगती है, जिसे देख उसकी गाय उसे पुचकारने लगती है। तेरी माँ आज एकदम अकेली पड़ गई है राम दुलारी। विवाह के बाद पति पर आस किया, वो आस टूटकर बिखर गई। फिर बेटे पर आस लगाई, वो भी चूर चूर हो गई। अब बहू ने शर्त रखी है कि तेरे दूध से आए आधे पैसे मुझे उसे देने होंगे। इसके लिए तुझे पहले की भांति मुझे और ज्यादा मात्रा में दूध देना होगा। अगले दिन से राम दुलारी पहले से भी ज्यादा मात्रा में दूध देने लगती है, जिससे 4 पैसे और ज्यादा आने लगे थे। ये ले दूध की आधी कमाई। रिपना पूरी कमाई हथियाने की खातिर जानबूझकर रौला मचाते हुए कहती है, ये क्या बुढ़िया, तू मुझे चिल्लर भर थमा रही है? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? बहू, तू चाहे तो ये सारे पैसे रख ले, लेकिन अपना पारा मत बढ़ा। रमैया खौफ में आकर प्रतिदिन दूध से होने वाली कमाई अपनी लालची बहू के हाथों में थमाया करती, लेकिन उसका लालच और ज्यादा बढ़ने लगा था। सासू माँ, इतने से काम नहीं चलेगा। अरे बहू, मैं और नोट कहाँ से लाऊं? मैंने कोई दूध की डेयरी थोड़ी खोली है। ये तो गनीमत है जो मेरी 3 आंखों वाली गाय सभी के मालजाल से बढ़ चढ़ कर दूध देती है। सासू माँ, आप ना वफादारी बहुत दिखाती हैं। कल से आपको दूध में आधा पानी मिलाना है, जिससे दूध की मात्रा दुगनी होगी और उससे ताबड़तोड़ कमाई हो पाएगी। तू मुझसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का काम करवाना चाहती है? देख बुढ़िया, तुझे ये करना ही होगा। अगले रोज से रमैया मजबूरन पानी वाला दूध बेचने लगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भनक पूरे गांव वालों को लग जाती है। अरे रमैया भाजाई, सच बताओ, तुम दूध में पानी मिलाए के धंधा कब से करत हो? अरे भला हम गांव वाले दूध की कीमत देकर पानी क्यों खरीदेंगे? हमको ये घाटे का सौदा हजम नहीं होगा। अरे ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। रूपा एक पत्थर उठाकर रमैया पर वार कर देती है। ये देखकर उसकी 3 आंखों वाली गाय खूंटा तोड़कर उन सभी को सींग मारती है। गुस्से से तिलमिलाया सतनाम गाय पर लाठी बरसाकर चल पड़ता है। अपनी गाय का बुरा हाल देखकर रमैया भड़ास निकालकर कहती है, देख ले बहू, तेरे लालच के चलते उन जालिम कसाईयों ने मेरी राम दुलारी को कितना मारा। ए बुढ़िया, तेरी इतनी जरूरत जो मेरे आगे छुरी की तरह जुबान चलाती है? अगले 1 हफ्ते के लिए तेरा खाना बंद और तेरी इस 3 आंख वाली गाय का दाना बंद। रमैया की बहू लालची तो थी ही, लेकिन अब उसमें कसाई की छवि भी सवार हो गई थी। वो अब अपनी सास और उसकी गाय पर बेहिसाब जुल्म ढाती है, जिसके चलते उसकी गाय एकदम बेजान और मरियल पड़ जाती है। सुनो जानवर की टोली, मैं बाजार जा रही हूँ चाट खाने। मेरे पीछे से रसोई घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। उसके जाते ही रमैया कहती है, चल राम दुलारी, आज मैं तुझे खेत खलिहान घुमाने चलती हूँ, वहाँ तू जी भरकर घास खाना। रमैया अपनी गाय को लेकर चल देती है। तभी उसे रिपना के पीछे तेजी में आ रहा ट्रक देख राम दुलारी दौड़कर रिपना को अपनी सींग से दूर फेंक देती है, लेकिन उसके पैर घायल हो जाते हैं। वो स्तब्ध होकर बैठ जाती है। ये मेरी वजह से क्या हो गया? रिपना अपने पल्लू का बड़ा सा टुकड़ा गाय के पैरों में बांधकर उससे लिपट कर रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो राम दुलारी, आज तू ना होती तो शायद मेरी सांसें रुक गई होती। रिपना पछताते हुए अपनी सास और गांव के लोगों के सामने माफी मांगकर कहती है, आप सभी की असली कसूरवार मैं हूँ।
दूध में मिलावट मैंने ही कराया था। माँ जी और रामदुलारी तो वफादारी से अपना काम कर रही थी। हे शिव, हमने गलत फहमी का शिकार होकर एक बेजुबान जानवर पर वार किया। हमें माफ कर दे राम दुलारी। सभी सच से वाकिफ होकर 3 आंखों वाली गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब रिपना अपनी सास के साथ मिलकर दूध के व्यापार को आगे बढ़ाकर और भी गाय खरीदकर दूध का फार्म खोलकर अच्छी कमाई करने लगते हैं। गरीब लड़की की मटका आइसक्रीम। 19 वर्षीय नौजवान कुल्फी अपने भाई केशव और भाभी रज्जो के साथ रहा करती थी। उसकी भाभी रज्जो उस पे आए दिन जुल्म ढाती थी। कुल्फी के पिता अपने पीछे कुल्फी के लिए ढेरों जायदाद छोड़ गए थे। रज्जो सोफे पर पसरी हुई मजे से काजू बादाम का लुत्फ उठा रही थी, तभी रसोई घर से एक आवाज आती है। अरे क्या तोड़ डाला? वो गुस्से से पैर पटकती हुई रसोई घर में आती है, जहाँ डरी सहमी कुल्फी कहती है, माफ करना भाभी, वो गलती से मेरे हाथ से कांच का गिलास टूट गया। अरे नास पिटे तेरा, 10 जनों की खुराक अकेले ठूसती है, फिर भी गिलास नहीं संभाल सकी एक। तेरे मरे हुए माँ बाप अपने पाप का बोझ हमारे सर मढ़ गए। भाभी, आपको जितना भला बुरा कहना है मुझे कहिए, मरे हुए को बीच में मत घसीटिए। कुल्फी को जवाब देते सुन रज्जो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से भौं चढ़ाकर गर्म चिमटे से कुल्फी को खूब मारती है। भाभी मुझे छोड़ दो, भैया मुझे बचाओ भैया। केशव रज्जो का हाथ खींचकर कमरे में ले आता है। अरे मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, आज मैं उस आफत को हमेशा के लिए मिटा डालूंगी। मूर्ख औरत, जोश में होश मत खो। क्या तुम भूल गई हो जिस छत के नीचे हम आराम से रह रहे हैं वो अब भी मेरी इस बहन कुल्फी के नाम है। किसी भी बहाने हमको ये जमीन जायदाद अपने नाम करनी होगी, उसके बाद हम इसे दूध से मक्खी के जैसे निकाल फेंकेंगे, समझी? वो दोनों घंटों बंद कमरे में घर को हड़पने की खातिर षड्यंत्र रचते हैं। 2 दिन बीतने के पश्चात केशव कहता है, मुनिया, इस कागज पर तेरे हस्ताक्षर चाहिए। ये कैसा कागज है भैया? अब वो बाबूजी माँ जी तुम्हारे लिए ना कुछ एफडी करा गए थे, वही पूरा हो गया है तो सोचा कि तुम्हें दे दिया जाए। कुल्फी झट से जायदाद के कागज पर दस्तखत कर देती है, जिसके बाद रज्जो एक पोटली उसके मुंह पर मारते हुए उसे घर से बाहर खदेड़ देती है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? आज से तेरा इस घर से कोई काम नहीं, समझी? चल फुट यहाँ से। भाभी मुझे घर से बेघर न करो, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाके मर। कुल्फी के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी पत्थर दिल रज्जो पर कोई असर नहीं पड़ता और वो झटके से दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद कुल्फी कड़कती धूप में नंगे पांव चल पड़ती है। अब कहाँ जाऊं? कुछ नहीं सोच रहा। हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा अब मुझे। चलते हुए कुल्फी काफी दूर आ जाती है, जहाँ उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उसके भीतर जाती है, जहाँ एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया मिट्टी के नन्हे मटकी में ठंडी आइसक्रीम भर रही थी। काकी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बुढ़िया उसके पाँव में पड़े छाले को देखकर उसे अंदर आने को कहती है और बैठकर उसकी चोट को मरहम पट्टी करती है और कहती है, देख बिटिया, अगर मैं अभी इन मटकी आइसक्रीम को नहीं बेचने गई तो ये पिघल जाएंगी। तू जब तक चाहे यहाँ आराम से रह सकती है। बुढ़िया मटकी आइसक्रीम की टोकरी सिर पर धरकर उन्हें बेचने निकल पड़ती है और देर सांझ लौट कर आती है। अरे वाह, आज तो मेरी कुटिया एकदम महल जैसे चमक रही है। काकी माँ, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। अरे मैं तो इस झोपड़ी में अकेले रहती हूँ बरसों से। अगर तुझे इस घास फूस की झोपड़ी में रहने में कोई परेशानी नहीं तो रह जा। रात ढलने के बाद सवेरा दस्तक देता है। बुढ़िया मटकी कुल्फी तैयार करने का सामान ले आती है। काकी माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। कुल्फी बुढ़िया के संग मिलकर आइसक्रीम तैयार करती है। काकी माँ, आप इस मटकी आइसक्रीम में क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? अब कुछ खास नहीं बिटिया, मैदा, बर्फ, चीनी, अब कुल मिला के इसी से तैयार करती हूँ। काकी माँ, आप ये मटकियाँ खरीद लाती हैं ना, अब से हम दोनों मिलकर इन्हें खुद बनाएंगे और इनमें खपत होने वाले पैसों को बचाकर उनसे इन मटकी आइसक्रीम को और अच्छी गुणवत्ता से परिपूर्ण करेंगे।
अगली भोर दोनों जंगल से मिट्टी लाकर सैकड़ों नन्हे मटके बनाती हैं और उनमें जाने वाले पैसों से खोया, काजू इत्यादि लाकर मटकी आइसक्रीम बनाती हैं। काकी माँ, आज आप आराम करिए। आज से इन मटके आइसक्रीम को बेचने की जिम्मेदारी मेरी। कुल्फी बनाई हुई मटकी आइसक्रीम को लेकर उन्हें गांव-गांव घूमकर बेचना शुरू करती है। अरे मटका आइसक्रीम ले लो, ठंडी बर्फीली खोए, रबड़ी और दूध से बनी आइसक्रीम खा लो। आओ बच्चों, आओ। दादाजी, मुझको वो मटका आइसक्रीम खाना है। अरे ओ बिटिया, जरा हमारे पोते को एक मटकी आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा, काका एक मटका आइसक्रीम आप भी चख कर देखिए। अब तुम इतना जोर दे रही हो तो चखा दो। अरे वाह, मजा आ गया तुम्हारे इन मटका आइसक्रीम के स्वाद का। जितना बखान करूं कम है भाई, तन मन हरा भरा हो गया। पुराने जमाने की मटका रबड़ी कुल्फी की याद आ गई। कुल्फी की सारी मटका आइसक्रीम के अनोखे स्वाद के चलते उसकी अच्छी बिक्री हुई और वो घर लौट कर आई। अरे क्या हुआ बिटिया, आज तेरा चेहरा बड़ा चमचमा रहा है। काकी माँ, आज मटका आइसक्रीम की खूब बिक्री हुई। मटका आइसक्रीम से हुए मुनाफे से कुल्फी एक आइसक्रीम का ठेला खरीद लेती है। अगर हमें अपनी मटका आइसक्रीम को सुर्खियों में लाना है तो इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है। जैसे बिटिया, रबड़ी खोया के साथ मुझे इसमें पिस्ता, बादाम और लाजवाब महक की कमी को पूरा करना है, जो इलायची पाउडर से होगा। इस तरह कुल्फी और बूढ़ी औरत साथ मिलकर काफी मात्रा में आइसक्रीम तैयार करके उन्हें मटकियों में भरते हैं, जिसे ठेले पर लाद कर कुल्फी गांव देहात में घूमकर उसे बेचा करती थी। मटका मलाई ले लो, लाजवाब मटका आइसक्रीम खाओ। आप चुन्नू मुन्नू की अम्मा और सस्ता मटका आइसक्रीम खाओ। गांव के चबूतरे पर बैठी कुछ औरतों की टोली उसके पास आकर कहती है, अरे ओ मटका कुल्फी वाली, कैसे बेच रही हो ये आइसक्रीम? मात्र 10 रुपए में आइसक्रीम से लबालब भरा एक मटका। अरे जल्दी से 2 मटका आइसक्रीम दे दो। वो दोनों औरतें मटके पर चढ़े परत को हटाकर आइसक्रीम चखती हैं तो तारीफ भरे अंदाज में कहती हैं, अरे वाह, ये मटका आइसक्रीम का स्वाद तो एकदम मक्खन जैसा है, और ऊपर से इतना सस्ता बताओ। दोनों औरतें खड़ी खड़ी दर्जनों आइसक्रीम चट कर जाती हैं, जिसके बाद कुल्फी कहती है, आज तो मटका आइसक्रीम की बोहनी से ही तगड़ी कमाई की शुरुआत हुई है, और अभी तो पूरा पहर भी नहीं बीता। वो आइसक्रीम का ठेला बढ़ाकर एक बाजार में जाकर आइसक्रीम बेचने लगती है। देखते ही देखते उसके आइसक्रीम के ठेले के चारों ओर ठकमठेल भीड़ लगती है और कुल्फी की सारी मटका आइसक्रीम सफा चट हो जाती है। अरे पता है काकी माँ, आज बाजार में मेरे मटका आइसक्रीम की लूट मार मच गई थी। कल से हमें और ज्यादा मात्रा में मटका आइसक्रीम का उत्पादन बढ़ाना होगा। बूढ़ी औरत की मदद से कुल्फी ढेरों मात्रा में मटका आइसक्रीम बनाकर उन्हें प्रतिदिन बेचा करती थी। और एक दिन, काकी माँ, मैंने बाजार की एक दुकान भाड़े पर ले ली है। अरे पर उसका किराया तो बड़ा ऊंचा होगा बिटिया। उसकी फिक्र आप मत करिए काकी, बाजार के कुछ आइसक्रीम हमसे रोज मटका आइसक्रीम खरीद कर उन्हें बेचेंगे और 4 पैसे उससे आएंगे। और अब हम भिन्न भिन्न तरह का मटका आइसक्रीम बनाएंगे, जैसे रबड़ी, मटका, कुल्फी इत्यादि। कुल्फी मटका आइसक्रीम को अपना स्रोत बनाकर मटका कुल्फी मिष्ठान से दुकान खोलकर आइसक्रीम बेचती है। तभी 2 भिखारी उसकी दुकान पर आकर हाथ फैलाते हैं, जो और कोई नहीं उसके भैया और भाभी होते हैं। आ जाओ चाचा, काका, आ जाओ मुन्नू चुन्नू, और ले लो मक्खन मलाई जैसी मटका कुल्फी, रबड़ी, मटका मिष्ठान। अरे ये तो भैया भाभी जैसे दिख रहे हैं। सुनो जी, ये तो अपनी कुल्फी है ना? भैया भाभी, अरे ये क्या हालत बना रखी है आपने? तूने घर क्या छोड़ा कुल्फी? मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई। मुझे सत्ते की लत पड़ गई, जिसमें मैं घर बार सब कुछ हार गया। और आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। चलिए जाइए, मेरी नजरों से दूर हो जाइए। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। अरे कुल्फी बिटिया, ठोकर खाने वाले को उठाना चाहिए। एक आखिरी मौका दे दो। कुल्फी आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछती है और अपने हाथों के बनाए मटका आइसक्रीम को उन्हें खिलाती है। इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए।
इस तरह वो चारों मिलकर मटका आइसक्रीम बेचते हैं और जोड़ी हुई जमा पूंजी से आइसक्रीम का बड़ा कारखाना खोलकर बेहद रईस हो जाते हैं।